So hello and welcome to my channel once again, and today we are going to start a new chapter of class 9th, and that is the story of a village Palampur. So basically इस chapter को हम factor of production भी कह सकते हैं, और जैसे मैंने आपको भी बताया कि इसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में हम एक स्टोरी है जो कि एक इमेजिनरी विलेज के बारे में है स्टोरी, एंड दैट इज विलेज पालमपुर। ओके, सो पालमपुर के बारे में ये स्टोरी है, एंड इस स्टोरी को हम बेसिकली रिलेट करेंगे अपनी जो विलेजेस में जो डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, यानी कि प्रोडक्शंस के जो डिफरेंट फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स के प्रोडक्शन, उससे हम इस स्टोरी को रिलेट करेंगे। ये एक इमेजिनरी विलेज लिया गया है सीबीएसई के द्वारा, एक इमेजिनरी जगह है ये, ठीक है। दिस प्लेस इज नॉट एग्जिस्ट। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि एक विलेज है, गांव है, और वहाँ पर अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे आपने ये फर्स्ट चैप्टर है बेसिकली इकोनॉमिक्स का, तो इसमें आप प्राइमरी एक्टिविटीज़ भी पढ़ेंगे। 3 तरीके की एक्टिविटीज़ जैसे होती हैं आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शरी एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये आप ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कौन कौन सी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, एग्रीकल्चर कौन सी एक्टिविटी में आता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो इस चैप्टर को इसीलिए ये क्योंकि स्टोरी ली है विलेज ऑफ पालमपुर की, तो हम स्टोरी ऑफ अ विलेज पालमपुर कहेंगे, बट बेसिक हम इस चैप्टर को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी हम इस चैप्टर को कह सकते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं हम अपने इस चैप्टर की तरफ। ठीक पर आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा विलेज है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर छोटा ये विलेज दिखाया हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पर ये विलेज है, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट सकते हो, कुछ लोग मतलब धान वगैरह को के लिए काम कर रहे हैं। कुछ पीपल, ये देखिए, ये जो गाय भैंस है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ ले लेके सामान यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लेडीज़ हैं वो यहाँ अलग वर्क कर रही हैं। खेत वेत हैं, दूर दूर तक खेत हैं। ये रिवर आपकी यहाँ पर जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ रोड भी बनाए हुए हैं यहाँ पर, अलग अलग तरीके की खेती भी हो रखी है यहाँ पे। सो इसी विलेज के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। सो पालमपुर इज अ हाइपोथेटिकल विलेज वेयर फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी। तो ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है, यानी कि एक इमेजिनरी विलेज है जहाँ पर फार्मिंग जो है वो एक मेन एक्टिविटी जो है माना जाता है, या मतलब वहाँ पर यही एक मेन एक्टिविटी वहाँ पे फार्मिंग ही होती है। फार्मिंग के अलावा और ज़्यादा कुछ वहाँ पर नहीं होता, ज़्यादा कोई खास एक्टिविटीज़ नहीं होती है। मेन एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पर फार्मर ही है, ठीक है, फार्मिंग है, सॉरी। सो वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज। अच्छा, जो विलेज है वो आसपास के जो विलेजेस हैं उनसे वेल कनेक्टेड है, ठीक है। नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स, जो छोटे टाउन्स हैं, छोटी सिटीज़ हैं, उनसे अच्छे से कनेक्टेड है। इट इज़ 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम रायगंज अ बिग विलेज, एक काफ़ी बड़ा गांव भी है। तो उस बड़े गांव से कोई बहुत ज़्यादा ये दूर भी नहीं है, ठीक है। सो देयर आर, बाकी यहाँ पे फैमिलीज़ के बारे में बताया हुआ है, देयर आर 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू अ सेवरल डिफरेंट कास्ट लाइव इन द विलेजेस, ठीक है। डिफरेंट कास्ट के लोग इस फैमिली में रहते हैं, ठीक है, अलग अलग रिलीजन के कास्ट के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो आउट ऑफ देम एज 80 जो है अपर कास्ट फैमिली यहाँ पर दिखाई गई है, कि जो 80 फैमिलीज हैं वो अपर कास्ट हैं। फैमिलीज ओन द मेजॉरिटी ऑफ द लैंड इन द विलेज, और 80 फैमिलीज जो है उनका ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द जो लैंड है उस गांव में वो ज़्यादातर उन्हीं लोगों का है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे SC है, ST दलित है, कंप्राइजेज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. So कुछ जो यहाँ पर 1/3 जो फैमिली है वो बेसिकली SC ST है, ठीक है। और SC यानी कि शेड्यूल कास्ट, यानी कि जो दलित है वो लोग रहते हैं यहाँ पर। और दलित लोगों के रहने के वजह से, दलित के वजह से क्या है कि उनकी जो फैमिली है वो 1/3 है, और वो लोग छोटे से घर में रहते हैं, छोटे छोटे घर में रहते हैं। ज़्यादातर उनके जो घर है वो छोटे हैं, स्मॉलर हाउस, और जो कि ज़्यादातर मड और स्ट्रॉ से बना हुआ है। स्ट्रॉ मतलब अगर आप सिंपल उसमें कहें, जो पाइप्स होते हैं, ठीक है, वो जो स्ट्रॉ हम कोल्ड ड्रिंक में डाल के पीते हैं, है वही स्ट्रॉ, मीनिंग यहाँ पर वही है स्ट्रॉ, वो वाले पाइप। लेकिन यहाँ पे वो स्ट्रॉ हैं जो कि घर बनाने के लिए यहाँ पर जो यूज़ होती हैं, जो स्ट्रॉ लंबी लंबी लकड़ियाँ होती हैं, ठीक है, स्ट्रॉ की तरीके की लकड़ियाँ होती हैं, वो घर बनाने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। छोटे या जो गरीब लोग ज़्यादा अच्छा कंस्ट्रक्शन जो नहीं कर पाते, कंस्ट्रक्टेड हाउस नहीं बना पाते हैं, तो वो लोग उन स्ट्रॉ से अपना घर वगैरह जो है ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये घर बना हुआ है, ये एक स्ट्रॉ से बना हुआ है, ठीक है। ये पतली पतली ये जो आप दिख रही है, ये आपको स्ट्रॉ ही है, या ये स्ट्रॉ से ये घर बना हुआ है। यहाँ पे अच्छे से थोड़ा दिखाया नहीं है, ठीक है, एक पार्ट दिखाया हुआ है। तो ये वो स्ट्रॉ के बने हुए घर से, उसमें कुछ जो शेड्यूल कास्ट फैमिली है वो वहाँ रहती है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर, ठीक है, क्योंकि पहले विलेजेस में सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था हमारी कंट्री में, इंडिया में।
नेक्स्ट चलते हैं अदर एक्टिविटीज़। तो अदर एक्टिविटीज़ वहाँ पर क्या क्या होती हैं और कौन कौन सी अदर एक्टिविटीज़ जो है जो वहाँ होती है वो है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग करने के मतलब गुड्स को बनाने की प्रक्रिया करने वाली छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वहाँ पर, शॉप कीपिंग एंड डेयरीज, यानी कि लोग अपने अपने घरों में वहाँ पर शॉप्स रखते हैं, छोटी मोटी जो ज़रूरत की डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं जो गांव वालों को ज़रूरत होती है, लाइक जैसे साबुन हो गया, तेल हो गया, गेहूँ चावल हो गए, चीनी हो गया, पत्ती हो गई, ठीक है, जो जिसे कहते हैं ना हमें यहाँ शहर में कहते हैं ना परचूनी की दुकान, जहाँ पर सब कुछ मिल जाता है आपको परचूनी की दुकान पे, मैगी, सॉसेस के पैकेट, बिस्किट्स, जैसे अभी यहाँ पर हमारे यहाँ पर जैसे शॉप है तो वहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, आटा, गेहूँ, दाल, चावल, झाड़ू, चीनी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, सब कुछ अवेलेबल। मतलब उन्होंने पहले छोटे से शुरू करी थी लेकिन अब धीरे धीरे जो है उन्होंने एवरीथिंग इज अवेलेबल, फिनाइल, पोछा, ब्रश, सब कुछ आपको मिल जाएगा, खाने पीने से लेके बिस्किट और ज्वेलरी, शैम्पू और क्या बताऊँ मैं आपको, नेल पेंट्स, ठीक है, और सारी चीज़ें, ऑयल सर में मतलब ह्यूमन वाला जो ऑयल है, खाने वाला जो ऑयल है, बच्चों की चीज़ें हैं, सब कुछ अवेलेबल। तो शॉपकीपिंग्स जो है, शॉपकीपिंग बेसिकली वो जगह होती है या वो शॉप होती है जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल आपके होता है, ठीक है। सो यहाँ पर वो शॉप्स दिखाई हुई हैं और है यहाँ पर शॉप्स इस विलेज में। और दूसरा आपका डेयरी है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है और डेयरी है। सो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ काम हैं जो वहाँ पर होते हैं। फार्मिंग के अलावा ये कुछ और एक्टिविटीज़ हैं जो वहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो आप इसीलिए यहाँ पर बताया है कि अदर एक्टिविटीज़ और कौन कौन सी यहाँ पर होती है। सो ये कुछ अदर एक्टिविटीज़ वो ये होती हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ना बुलक कार्ट, टैंगास, बॉयगेज, वुडन कार्ट ड्रॉन बाय बफेलो, मतलब एक वुडन कार्ट होती है आपकी जो कि बफेलो जो है उस वुडन कार्ट को बफेलो उसको ड्राइव करके ले जाता है। जीप, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स आर टाइप ऑफ विजिबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल इन पालमपुर। सो ये सारी ट्रांसपोर्टेशन की बात अगर हम करें तो ट्रांसपोर्टेशन में ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। आपको जीप भी दिख जाएगी, आपको वहाँ पर मोटरसाइकिल भी दिख जाएगी, आपको वहाँ पर ट्रैक्टर्स भी दिखेंगे, ट्रैक्टर्स और ट्रक्स तो दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। बल्कि जैसे जो लोग कहते हैं कि गांव में बस कार्ट और बहुत कम चीज़ें, मतलब मोटरसाइकिल वगैरह बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें आराम से दिख जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, बहुत सारे घरों में यहाँ पर बिजली आती है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक का कनेक्शन है बहुत सारे घरों में। एंड द विलेज हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर, एक हाई स्कूल है, 2 प्राइमरी स्कूल अवेलेबल है एंड हैज़ ऑल्सो प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है यहाँ पर, रन बाई गवर्नमेंट, एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, एक प्राइवेट बंदे ने भी अपनी डिस्पेंसरी वगैरह खोली हुई है, और दूसरा यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जिसे कहते हैं गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वो भी अवेलेबल है यहाँ पर। तो यहाँ मतलब दिखाया है कि विलेज का माहौल कैसा है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। बुलक कार्ट जो यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये देख रहे हैं आप, बुलक कार्ट ऊपर लिखा हुआ है और नीचे ये पिक्चर बनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये बुलक कार्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो बुलक कार्ट यहाँ पर दिखा दिया आपको कि ये आपका जो है बुलक कार्ट है। जिन्होंने नहीं देखा, वैसे तो मोस्टली जहाँ तक मेरी राय है कि सभी ने देखा है बुलक कार्ट कैसा होता है, ठीक है। तो फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन बच्चों को नहीं पता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम एक क्वेश्चन यहाँ पर हमने डाला है आप लोगों के लिए, एंड इट इज टोटली ऑन CBSE बेस्ड, टोटली NCERT बेस्ड ये क्वेश्चन है। The which capital can be considered as the best, land, labor, physical capital और human capital, and why? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, कमेंट्स में आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एंड लेट मी कंटिन्यू विद दिस। अब इसके साथ हम जाएंगे इसके आगे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या क्या होते हैं, कौन सा कैपिटल है कैन बी कंसिडर्ड एज अ बेस्ट, इनमें से लैंड, लेबर, फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल में से कौन सा कैपिटल सबसे बेस्ट माना जाता है और क्यों माना जाता है, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इट इज और द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कोई भी हमारे पास रॉ मटेरियल है, ठीक है, हमारे पास कोई भी रॉ चीज़ है, ठीक है, रॉ मटेरियल है। लाइक फॉर एग्जांपल आप मान लो हमारे पास रॉ कॉटन है, ठीक है। अब कॉटन की क्या हो रही है, कॉटन की खेती हो रही है, ठीक है, खेती तो हमने कर ली, कॉटन की खेती हमने कर ली, और साथ ही साथ हमारे पास जितना कॉटन था वो सारा कॉटन हमने निकाल के रख लिया, ये हमने अपना सारा कॉटन निकाल के यहाँ पर रख लिया। अब बात ये आती है कि इस कॉटन का हम करें क्या, इस कॉटन को जो है हम यूज़ कैसे करें, या इस कॉटन, ये जो हमारे पास कॉटन यहाँ पर है, इस कॉटन से हम किस तरह से एक प्रॉपर गुड्स बनाएं, या एक प्रॉपर इस कॉटन का प्रॉपर यूज़ करें हम
जिससे कि वो आगे भी लोगों को यूज़ में आए। ठीक है, तो हमें करना क्या है, ये जितना भी कॉटन हमारे पास अवेलेबल है तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें एक प्रॉपर फिनिश्ड प्रोडक्ट में हमें इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे होगा, कैसे किया जाएगा, कब होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है, हमारे पास एक रॉ कॉटन हमारे पास है जिसकी खेती हमने करी। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग क्या लिखा है, रिसोर्स इनटू फिनिश गुड। तो ये हमारे पास जो कॉटन था, हमारे पास रॉ कॉटन जिसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ कॉटन भी कह सकते हैं, रॉ मटेरियल, ये एक रिसोर्स था, हमारे पास रिसोर्सेज थे। हमने क्या किया, उन रिसोर्सेज को हम उसको करेंगे क्या, कन्वर्ट करेंगे फिनिश्ड प्रोडक्ट में। अब फिनिश्ड प्रोडक्ट में करेंगे कैसे करेंगे, वो हम करेंगे इन द इंडस्ट्रीज जो है वो हमें इस रॉ कॉटन को फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज करके देगी। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोडक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्शन। समझ आ गई बात? ओके, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है आपका प्रोडक्शन। ठीक है, सो आगे क्या लिखा है, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज टू सेटिस्फाइड द नीड्स होना चाहिए, द नीड्स ऑफ द पीपल। ठीक है, इनटू फिनिश प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमने पहले इसको फिनिश प्रोडक्ट में चेंज किया। अब फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करने के बाद इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो लोग इस वर्क में लगे हुए हैं वो इस काम को करने के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि सीधा इंडस्ट्री में जाकर ये ऑटोमेटिकली मशीनें जो है इसको ऑटोमेटिकली नहीं कन्वर्ट कर देंगी। ठीक है, मशीनों को चलाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, मशीनों को चलाने के लिए चाहिए हमें ह्यूमंस। मशीनों को चलाने के लिए क्या चाहिए, हमें ह्यूमंस चाहिए। ठीक है, सो ह्यूमंस जो हैं वो इस प्रोडक्ट को, कॉटन को, रॉ कॉटन जो हमारे पास है उसको एक फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करके हमें देगा। ठीक है, सो वो जो चेंज करके हमें दे रहा है वो तो एक फिनिश प्रोडक्ट तो दे रही है, मशीन हमें दे रही है, लेकिन उस मशीन को चला कौन रहा है, ह्यूमन कैपिटल चला रहा है, यानी ह्यूमन चला रहा है। तो ह्यूमन कैपिटल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसान चला रहे हैं उसे, और इंसान उसको चलाते टाइम अपने गुड्स और सर्विसेज हमें प्रोवाइड करा रहे हैं, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमें अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और उसके बाद ही ये सारा जो रॉ मटेरियल है वो फिनिश गुड में चेंज होगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज टू सेटिस्फाई द नीड्स होगा यहाँ पर। ठीक है, सो प्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव बेसिकली है कि जो पीपल हैं उनकी नीड्स को सेटिस्फाइड करना, ये प्रोडक्शन का एक ऑब्जेक्टिव। प्रोडक्शन हम क्यों कर रहे हैं, प्रोडक्शन इसीलिए तो हो रहा है ना कि जो लोगों की नीड्स है, पीपल की, लोगों की जो भी नीड्स है, उन नीड्स को जो है पूरा किया जा सके। ठीक है, लोगों की नीड्स को पूरा किया जा सके, लोग जो भी चाहते हैं। ठीक है, तो लोगों की नीड्स को जो है वो पूरा किया जाए। ठीक है, लोगों की नीड्स को पूरा किया जाए, जिससे कि प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं उस प्रोडक्शन का कोई फायदा भी तो हो, कि भाई ऐसे ही थोड़ा प्रोडक्शन किए जा रहे हैं, लोगों को जरूरत नहीं है, बस प्रोडक्शन किए जा रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने इसकी तरफ, एंड दैट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली क्या क्या है, या हम कह सकते हैं कौन कौन से हैं आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है आपके, लैंड हो गया आपका सबसे पहले। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास लैंड जरूर होना चाहिए। लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्राइजेस या एंटरप्रेन्योरर भी कहते हैं। एंटरप्रेन्योरर वो होता है जो बिजनेस को या फैक्ट्री को या किसी भी शॉप को, किसी भी चीज़ को जो सेटअप करने का पूरा सारा कह सकते हैं पूरा ठेका लेता है। ठीक है, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे अपना ये बिजनेस सेटअप करना है, या मुझे कहीं पे शॉप लगानी है छोटी सी, तो मेरे को सबसे पहले मुझे सबसे पहले ज़मीन चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए अपनी शॉप में सामान लगाने के लिए, रखने के लिए मुझे पैसा भी चाहिए। तो आई एम एन एंटरप्रेन्योर, तो मैं एक एंटरप्रेन्योर कहलाऊंगी। ठीक है, एंटरप्रेन्योर छोटा या बड़ा हो सकता है, टाटा बिरला अंबानी भी हो सकता है, और एक छोटी सी शॉप में जो जैसे मैंने आपको बताया जनरल स्टोर खोलने वाला भी एंटरप्रेन्योर कहलाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एंटरप्रेन्योर बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक या इंडस्ट्रीज़ के मालिक या टाटा बिरला ही जो है एंटरप्रेन्योर कहे जाते हैं। अगर छोटी सी किसी की शॉप है, जनरल स्टोर है, तो वो भी एक एंटरप्रेन्योर कहलाएगा, क्योंकि इट्स अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स ज़रूरी हैं वो यहाँ पर हम इस चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं। अब रही बात लेबर की, तो लेबर जो है वो जो अगर हम शॉप खोल रहे हैं, आप खुद चलाना चाहते हैं आप शॉप, तो हमें शायद लेबर की ज़रूरत ना भी पड़े एक टाइम पे। लेकिन अगर हम कुछ और वर्क कर रहे हैं, हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के मालिक हैं, ठीक है, हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, हम हॉस्पिटल, लाइक मान लीजिए
हम अच्छे वो है, रिच है, बिजनेसमैन है बहुत, तो हमें ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन के लिए हम यहाँ बिग एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात करें तो जैसे कि छोटे एंटरप्रेन्योर को इतना लेबर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बिग एंटरप्रेन्योर है अगर वो बिग है, बड़ा है और बड़ा बिजनेसमैन है, कुछ है, तो बिल्डिंग मान लीजिए कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो उसके लिए हमें लेबर की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हमने यहाँ पर लेबर देखा, ठीक है। लैंड हो गया, ये हमारी ये जमीन जो है यहाँ पर दिखाई गई, ये हमने लेबर दिखा दिया, ये हमने यहाँ पे पैसे दिखा दिए जो कि कैपिटल का काम कर रहे हैं, और ये हो गए हमारे एंटरप्रेन्योर्स। तो एंटरप्रेन्योर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। जब होगा तीन, जब हम किसी के साथ मिलके जो है, अगर हम कोई फैक्ट्री, इंडस्ट्री या कोई शॉप सेटअप कर रहे हैं, या हमारे पास इतना अगर पैसा नहीं है, हमारे पास मान लीजिए 1 करोड़ है, हमने किसी से हेल्प लिया, उसने अपने 1 करोड़ डाले और हमने 2 करोड़ का कोई अच्छी बड़ी शॉप जो है सेटअप करी है, एनीथिंग, एनी शॉप, एनी काइंड ऑफ अ शॉप। अगर हम आज की बात करें तो हम ज़्यादातर आज के टाइम पे बेकरीज जो है बहुत ज़्यादा चल रही है। लाइक आई एम लिविंग इन बरेली, इन द यूपी के अंदर। ये बरेली छोटा नहीं, छोटा तो नहीं कहूँगी, बहुत बड़ा शहर है, ठीक है। आज के टाइम पे बहुत बड़ा शहर हो गया बरेली। ओके, सो यहाँ पर आजकल बेकरीज बहुत ओपन हो रही है। देयर इज अ वन डीलर, एक एंटरप्रेन्योर ही है, एक एंटरप्रेन्योर है, वो एंटरप्रेन्योर ही है, ठीक है। तो वो जो है उनकी बेकरी का जो नाम है वो है आपका अजंता। ओके, सो हमारे नियर बाई ही एक कॉलोनी है, हमारी कॉलोनी के नियर बाई एक कॉलोनी है। तो वहाँ पर पहले उनकी एक शॉप हुआ करती थी, अजंता की बेकरी हुआ करती थी। केक्स, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज और सारी चीज़ें, ये पहले वो थोड़ा बहुत यही सारी चीज़ें रखते थे, ठीक है। केक्स, बिस्किट, पेस्ट्रीज एंड स्वीट्स वगैरह, ठीक है। स्वीट्स की शॉप पहले बेसिकली वो बेकरी प्लस स्वीट शॉप थी, ठीक है। अभी विद इन 4, 5, 6, 7, 8 ईयर्स के अंदर जो है करीब उनकी बरेली की अगर हम बात करें तो 7, 8 ईयर्स में बरेली में करीब हार्डली मान लीजिए कम से कम उनकी 10 उन्होंने जो ब्रांचेस हैं, हम ये कह सकते हैं ब्रांचेस, 10 ब्रांचेस तो उन्होंने जो है अपनी खोल रखी है, ठीक है, खोल ली हैं। विद इन 7, 8 ईयर्स के अंदर उन्होंने अपनी 10 ब्रांचेस पूरी की पूरी खोल ली हैं, ठीक है। 10 ब्रांचेस मायने रखते हैं। तो ही इज़ अ वेरी बिग एंटरप्रेन्योर, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं वो आज के टाइम पे। पहले सिर्फ एक ही उनकी शॉप हुआ करती थी, लेकिन अब जो है बरेली में पूरी उनकी 10 शॉप्स हैं, जो कहते हैं वो ले लेते हैं इसकी फ्रेंचाइजी, ठीक है। तो फ्रेंचाइजी नाम मुझे याद नहीं आ रहा था एक्चुअली। तो फ्रेंचाइजी इनकी बहुत सारी फ्रेंचाइजी, अजंता की शॉप की बहुत सारी फ्रेंचाइजी जो है अब बरेली में हो गई है। तो दीज आर टू बी कॉल्ड एज अ बिग एंटरप्रेन्योर। इन्हें हम बहुत बड़े बिग एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, ठीक है। सो अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में अलग अलग तरीके की चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें। ये नहीं है कि एक ही फॉर्म में एक ही चीज़ हर प्रोडक्शन में ज़रूरत हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक जो है जो मेन है वो आपका हो गया लैंड, दूसरा हो गया आपका कैपिटल और हो गया आपका एंटरप्रेन्योर। ये 3 चीज़ जो है वो हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ज़रूरत होती है। लेबर जो है, लेबर का ये है कि लेबर जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वहाँ पर कभी कभी लेबर जो है की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कहीं पर अगर बड़ी फैक्ट्रीज बन रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, या अगर बहुत बड़ी शॉप है, जैसे कि मैंने अभी आपको अजंता बेकरीज एंड स्वीट्स का एग्जाम्पल दिया। अभी हमारे यहाँ पर एक नई बेकरी, वो नई नहीं है, वो बहुत पुरानी है, लेकिन पहले वो इतनी नहीं चल रही थी, दीपक स्वीट हाउस करके थी। तो उन्होंने अभी क्या किया, अभी मतलब पहले छोटी उनकी शॉप थी, उसी शॉप से उन्होंने कमा के हमारे ही बरेली में ही एक और जगह पर, किसी नई जगह, तो इसका मतलब उनको लैंड की जरूरत पड़ी, कमाया, पैसा कमाया, यानी कि उनको कैपिटल की जरूरत पड़ी। एंटरप्रेन्योर वो पहले से ही थे, लेकिन पहले उनकी छोटी स्वीट्स की शॉप थी। अब उन्होंने ये तीनों चीज यूज करके, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप यूज करके, अब उन्होंने क्या किया, बहुत ही बड़ी शॉप जो है उन्होंने ओपन कर ली है, बहुत बड़ी दुकान खोल ली है, दीपक स्वीट्स। और मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें, यानी कि स्वीट्स और बेकरी ही नहीं, वहाँ पर आपको खाना भी अवेलेबल हो जाएगा, फूड अवेलेबल हो जाएगा, इवन चाइनीज़, इटालियन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, हर तरीके का फूड अवेलेबल उन्होंने वहाँ पे कर रखा है। सो दिस इज टू बी कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर। अब उन्होंने जब नई चीज़, नई ज़मीन में नया सेटअप तैयार किया तो उनको लैंड की भी जरूरत पड़ी, कैपिटल की जरूरत पड़ी। एंटरप्रेन्योर तो वो थे ही पहले से, ठीक है। सो उनके अब जब उन्होंने इतना बड़ा शॉप, बहुत बड़ी शॉप जब खोल ली है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि काम करने के लिए वहां पर उनको लेबर्स की भी जरूरत पड़नी है। तो उनको लेबर भी उनको चाहिए, तो उनके पास इसलिए लेबर्स भी है, ठीक है। छोटे अगर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, छोटे शॉपकीपर्स होते हैं, तो कई बार उनको जो है लेबर की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है। ओके, अब आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, द मोस्ट एबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मोस्ट एबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है? लेबर है, लैंड है, एबंडेंट, ओके, मशीनरी है, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से आपको कमेंट सेक्शन में आप मुझे करेक्ट आंसर इसका ज़रूर बताएंगे कमेंट्स में लिख के, ठीक है। तो कम टू द नेक्स्ट, अदर नेचुरल कुछ और चीज़ें हैं वो स्टडी करने के लिए। अब आता है आपका लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल। तो लैंड, अदर नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड तो ज़रूरी है, तो लैंड में क्या आ जाता है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं, यानी कि वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। लेबर की अगर हम बात करें
तो लेबर में आपका आ जाता है पीपल हु विल डू द वर्क, वो लोग जो जिनको काम चाहिए, जो काम कर सकते हैं। दिस मीन्स बोथ स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड लेबर। तो कुछ होते हैं जो कि स्किल्ड लेबर है, भाई उनको काम आता है। कुछ ऐसे होते हैं तो ज्यादातर लोग उन्हीं को ही प्रेफर करते हैं ना, कि जिनको काम आता है उनको ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है स्किल्ड लेबर नहीं मिल पाता है, तो जो अनस्किल्ड है, जिनको काम की जरूरत है, ठीक है, वो काम करना चाहते हैं, उनको वर्क की जरूरत है, काम चाहिए उन्हें, उन्हें वर्क चाहिए, तो हम कई बार अनस्किल्ड लेबर को भी काम पे लगा लेते हैं या ले लेते हैं। तो लेबर में ये अलग अलग तरीके के आपके ये सारे स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स जो हैं, ये सब इसी में आते हैं। द पीपल हु विल डू द वर्क, जो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल इट मीन्स वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। वैरायटी ऑफ इनपुट्स, क्या क्या इनपुट्स हम डाल रहे हैं जब हमारे पास रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल को जब हम फिनिश गुड में, फिनिश प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या इनपुट डाल रहे हैं, हम उसके चेंजिंग प्रोसेस में हम क्या क्या चीज़ें उसमें इनपुट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि टूल्स हो गए, मशीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स। तो फिक्स्ड कैपिटल में आपका टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स होती हैं जो कि मेनी ईयर्स तक जिसको जो है आप यूज कर सकते हो, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो। दूसरा आ जाता है आपका वर्किंग कैपिटल। अभी वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल हो जाता है आपका रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। तो रॉ मटेरियल वर्किंग कैपिटल है, रॉ मटेरियल हमें मिलता रहता है। टूल्स हमने, मशीन्स हमने एक बार हमने यूज कर लिए हैं, तो उसके बाद हमें बहुत जल्दी इसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रोडक्शन में वही बिल्डिंग्स और वही टूल्स और मशीन्स जो है वो काम आते हैं। वर्किंग कैपिटल में ये है कि रॉ मटेरियल हमारे पास आता जाता है और हम उसको कन्वर्ट करते जाते हैं। मनी भी हमें लगाना पड़ता है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है जहां से आ रहा है, रॉ मटेरियल कहाँ तक पहुंचेगा? रॉ मटेरियल वहां तक पहुंचेगा जहां पर आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप है, वहां पर हमें रॉ मटेरियल बाई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमें रॉ मटेरियल वहां पहुंचाना पड़ेगा। ओके, तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो उस ट्रांसपोर्टेशन में क्या खर्च होता है? आपका मनी, हमारा पैसा खर्च होता है ट्रांसपोर्टेशन में। तो मनी जो है प्रोडक्शन में, किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में मनी जो है वो लगता ही लगता है, वो लगेगा ही लगेगा मनी, ठीक है, बराबर लगता रहेगा, थोड़ा या ज़्यादा लेकिन लगेगा, ठीक है। तो मनी, हमारा पैसा इसमें लगेगा ही लगेगा, कुछ भी आप कर ले लेकिन पैसा इसमें लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं देखने वाली कि लेबर कैसा, लैंड कैसा होना चाहिए, लैंड किस तरीके का होगा, ठीक है। दूसरा, लेबर कितने टाइप का आपका लेबर रहेगा, कौन कौन सा लेबर रहेगा। फिजिकल कैपिटल में क्या क्या होगा आपका? फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, दो तरीके के कैपिटल होते हैं। फिक्स्ड जिसमें एक बार पैसा लगा दिया तो दोबारा लगाने की जरूरत नहीं होती है, वो कई सालों तक हम उसको जो है एज इट इज यूज कर सकते हैं, वो की है जो कि आपकी मशीन, बिल्डिंग्स, टूल्स जितने भी सारे यूज हो रहे हैं। लेकिन आपका यहाँ पर जो ये है वर्किंग कैपिटल, उसमें आपका रॉ मटेरियल और कैपिटल यहाँ पर कैपिटल अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, कैपिटल यानी मनी, ठीक है। वर्किंग कैपिटल में आपका मनी आता है, पैसा, और रॉ मटेरियल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते, नेक्स्ट आता है हमारा नॉलेज एंड इंटरप्राइजेस, यानी कि इंटरप्रेन्योरर या नॉलेज, जो इंटरप्रेन्योरर हैं, जो सेटअप करना चाह रहे हैं आपका चीज़ों को, या शॉप या फैक्ट्री, शॉप कुछ भी सेटअप कर रहे हैं अगर वो, तो क्या उनको इस चीज़ की नॉलेज है? क्या जो चीज़ करने जा रहे हैं, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हॉस्पिटल बना रहे हैं, स्कूल या कॉलेज बना रहा है, जो भी बंदा बना रहा है, या ग्रुप ऑफ पीपल भी अगर बना रहे हैं, तो क्या उनको इन सारी चीज़ों की नॉलेज है भी या नहीं है, ठीक है। तो ये हमें इसमें देखना होता है ना। पुट टुगेदर लैंड, तो इंटरप्रेन्योर जो है उसका क्या काम है? वो लैंड को, लेबर को, फिजिकल कैपिटल को साथ में रखेगा, साथ में चीज़ें को लेकर आएगा, एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट ईदर टू यूज योरसेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। या तो वो अपने लिए कोई चीज़ बना रहा है, या फिर, बट ऑब्वियस सी बात है, वो कोई ऐसी चीज़ बना रहा है जो कि वो मार्केट में सेल करना चाहता है। नाउ दीज डेज इट इज़ नोन एज ह्यूमन कैपिटल। आज के टाइम पे इंटरप्रेन्योर को ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटरप्रेन्योर ही कहा जाए, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन कैपिटल बहुत लॉन्ग और बहुत लंबा वर्ड हो जाता है, तो ह्यूमन कैपिटल बेसिकली लोग नहीं कहते हैं। ये कहा है यहाँ दीज डेज, इट इज़ नोन एज, उसको बोला, मतलब उसको माना जाता है ह्यूमन कैपिटल, लेकिन बोलने में अगर किसी को आप बोलने में शो कर रहे हैं, तो वो ज़्यादातर वो जो है उसको क्या कहेगा? आपका इंटरप्रेन्योर ही उसको जो है कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एक क्वेश्चन, ओके। तो क्वेश्चन है, हाउ वाज मल्टीपल क्रॉपिंग प्रैक्टिस इन पालमपुर। तो पालमपुर में जो ये मल्टीपल क्रॉपिंग है वो किस तरीके से पालमपुर में की जाती है? एक्सप्लेन। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है, और कहाँ बताना है मुझे? कमेंट सेक्शन में आपको मुझे इसका आंसर लिख के देना। मल्टीपल से यहाँ पर देखो क्लियर है कि मल्टीपल का क्या मतलब। मल्टीपल का मतलब है यानी कि बहुत सारी क्रॉप्स की क्रॉपिंग होती है। तो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया, हिंट ये दे दिया, ठीक है, कि बहुत सारी क्रॉप्स की क्रॉपिंग होती है, दैट इज मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाती है, ओके। अब हम चलते हैं, लैंड इज फिक्स्ड। जो लैंड है वो बेसिकली एक फिक्स्ड है, फिक्स्ड कैपिटल भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि लैंड हमेशा फिक्स्ड रहता है। लैंड जो है,
जो आपने लैंड एक बार ले लिया तो उसी लैंड पे इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज जो हैं सेटअप होती हैं, या कोई शॉप अगर बनानी होती है तो वो उसी लैंड पर वो शॉप वगैरह बनाई जाती है। ये नहीं कि लैंड बार बार, मतलब अगर जैसे वर्किंग कैपिटल है तो वर्किंग कैपिटल में आपका पैसा है वो बार बार वहाँ लगता है, पैसा बार बार खर्च होता है, ठीक है। तो लैंड में ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके। सो फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। तो पालमपुर में फार्मिंग जो थी वो मेन एक्टिविटी थी, जो कि प्रोडक्शन के लिए, मतलब मेन प्रोडक्शन वहाँ पर जो होता था वो फार्मिंग से ही होता था, ठीक है। एंड 75% ऑफ द पीपल आर डिपेंड ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। 75% पीपल जो थे वो करीब आपके फार्मिंग पर डिपेंड थे। फार्मिंग से ही उनका सारा घर खर्चा, सारी चीज़ें उनकी फार्मिंग से ही चलती थी, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा जो है रेंज है यहाँ पर, जो बहुत बड़ी कह सकते हो यहाँ पे तादाद है जो ये जो है आपका इस पे डिपेंडेंट था, आपका फार्मिंग पे, ठीक है। बहुत बड़ी परसेंटेज है जो फार्मिंग पे डिपेंडेंट थी, ठीक है। सो बहुत बड़ी परसेंटेज है जो यहाँ पर फार्मिंग पे डिपेंड है, क्योंकि ज़्यादा कोई और प्रोडक्शन की ज़्यादा कोई एक्टिविटी यहाँ पर नहीं है। ज़्यादा हम कह सकते हैं कि लाइक शॉप्स कोई खास नहीं है, कोई फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ कोई खास नहीं है। जैसे अभी प्रीवियसली आपने पढ़ा कि वहाँ पर एक शॉप है, एक डेयरी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा शॉप्स वगैरह नहीं है। सो सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन। 1960 से लेकर मतलब अभी तक, क्योंकि ये इमेजिनरी है तो ये इमेजिन किया है, 1960 से लेकर अभी तक वहाँ पर जो लैंड था, जिस लैंड पे कल्टीवेशन होता था, उस लैंड पर वो लैंड जो है अभी तक जो है वहाँ पर कोई इंक्रीज जो है वो नहीं हुआ है लैंड, ठीक है। वही लैंड है, उतना ही लैंड है जितना लैंड पे पहले, यानी जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 65% लैंड था जो 1960 में जिस पर खेती होती थी, कल्टीवेशन होता था, तो आज भी उतना ही 65% लैंड ही आज भी उतना ही है जिस पे कल्टीवेशन, जो कि अंडर कल्टीवेशन है। सम ऑफ द वेस्ट लैंड, कुछ वेस्ट लैंड है वहाँ पर इन विलेज में, हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। तो उसको भी जो है, जो कुछ थोड़ा बहुत जो वेस्ट लैंड था उसको जो है कन्वर्ट कर दिया है आपका कल्टिवेबल लैंड में। वो थोड़ा बहुत जो था वही उसी को कन्वर्ट कर दिया है। वैसे बेसिकली कोई खास जो है इंक्रीमेंट जिसे कह सकते हैं, ज़्यादा इंक्रीज कोई वेस्ट लैंड में नहीं हुआ है आपका, ठीक है। उसमें जो कल्टीवेशन लैंड है आपका, फार्मिंग वाला जो लैंड है उस पर ज़्यादा कोई आपका इंक्रीमेंट कह सकते हैं या इंक्रीज ज़्यादा कोई लैंड नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम देख रहे हैं, पड़ गया ये, द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप इन अ ईयर। तो यहाँ पर क्या है, फार्मर्स जो है 3 डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो ग्रो करते हैं, क्रॉप्स अलग अलग, ठीक है। तो पहली आपकी आती है वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। वैसे यहाँ पर इस विलेज में जो है इरिगेशन का अच्छा खासा वेल डेवलप्ड सिस्टम है। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे काफ़ी जल्दी आ गई है। सॉरी यार, मैं भूल गई माइक लगाना। वैसे तो आवाज़ आ रही होगी, आई थिंक सो। मेरी खुद की आवाज़ इतनी तेज़ है कि माइक अगर वैसे रखा रहेगा तो भी आवाज़ आएगी। एनीवेज, सो इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर में काफ़ी पहले आ चुकी थी। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफर द सिस्टम ऑफ इरीगेशन फ्रॉम पर्शियन व्हील्स से इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल पे इन्होंने इरिगेशन सिस्टम को अपने चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया, या कुछ भी कह सकते हो आप। ट्रांसफॉर्म किया है, चेंज किया, बेसिकली ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है। पहले यूज होता था आपका पर्शियन व्हील सिस्टम यूज होता था। तो पर्शियन व्हील सिस्टम का जो यूज करने का सिस्टम हुआ करता था, तो अभी इन्होंने पर्शियन व्हील से हट के ये अभी अपने आ गए हैं किस पर, आपके आ गए न्यू इलेक्ट्रिक रन वाले, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो ट्यूबवेल्स होते हैं, ये अभी उस पर आ गए, ठीक है। तो वहां पर आपका जो है सारी चीजें उस नए टेक्निक्स को यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी और न्यू टेक्निक्स को यूज करके जो है ये आपका इरिगेशन सिस्टम यहाँ पर यूज होता है। बाय मिड 1970 द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वाज इरिगेटेड। तो 1970s में आपका क्या हुआ, मिड 1970 तक आते आते पूरा जो कल्टिवेटेड एरिया था वो 200 हेक्टेयर जो था एरिया वो इरिगेटेड अब होने लगा था। मतलब पहले कम था, मतलब बहुत खास इंप्रूवमेंट तो नहीं हुआ था, बहुत खास इंक्रीमेंट नहीं हुआ था लैंड में, लेकिन फिर भी 1960 से 70 तक आते आते 200 हेक्टेयर का लैंड पूरा जो है वो इरिगेट करने में ये लोग सक्सेसफुल रहे हैं। दैट हेयर मीन्स लाइक इन दैट, ओके, ये लोग काफी सक्सेसफुल रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। नाउ व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग? तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है? ग्रोइंग मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड एंड लैंड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब एक ईयर में जो है, एक साल के दौरान जो है लैंड पर एक से ज़्यादा क्रॉप जो है जब ग्रो की जाती हैं, तो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग, ओके। दूसरा आता है हमारा मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। तो ये जो सिस्टम है आपका मल्टीपल क्रॉपिंग, ये बहुत कॉमन प्रोडक्शन का तरीका है, ठीक है, वो मोस्ट कॉमन वे।
सबसे ज़्यादा ये किया जाता है प्रोडक्शन, इस तरीके का मल्टीपल क्रॉपिंग वाला जो प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, हमारी कंट्री में। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप। अभी पालमपुर में जो है वैसे मोस्ट कॉमन वे ये इंडिया में भी है और यहाँ पालमपुर में भी बता रहे हैं कि ये एक मोस्ट कॉमन वे है इंक्रीजिंग प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का, ठीक है। और पालमपुर में ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप, तो 2 मेन क्रॉप जो है फार्मर जो है वहाँ के ग्रो करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये आपका है कॉलीफ्लावर आई थिंक सो, पत्ता गोभी, और ये दूसरी कोई वैरायटी का आपको यहाँ पेड़ दिख रहा है। फिर यहाँ पर इन्होंने वही ग्रो किया हुआ है, ठीक है। ये अलग कोई वैरायटी है, ये कुछ अलग है, और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये थर्ड लाइन पे, एक मिनट, तो ये जो आपको दिख रहा है ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, और ये कुछ अलग है, ठीक है। आई थिंक सो ये वाला जो है ये और ये दोनों सेम ही है, ठीक है। जो पत्ता गोभी वाला जो प्लांट होता है, जो पत्ता गोभी ग्रो की जाती है, तो ये दोनों सेम वो वाले वेजिटेबल्स हैं। ये कुछ अलग है, वेजिटेबल्स हो सकता है इस कलर का वो आता है, इस कलर के जो वेजिटेबल है वो आपका वो है जिसे कहते हैं चौलाई कहा जाता है, जो रेड कलर की चौलाई होती है, काइंड ऑफ अ साग, जैसे साग होता है उस तरीके का होता है ये। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये वो हो सकता है, ठीक है। और यहाँ कुछ अलग तरीके का ये ग्रो किया हुआ है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग, जिसमें एक से 1 और 2, दो एक से ज़्यादा जो है क्रॉप्स जो है जब ग्रो की जाती हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग, उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड। अब ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड कौन कौन से होते हैं? ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड हम देखेंगे यहाँ पर। नाउ द अनदर मेथड टू इंक्रीज प्रोडक्शन इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड। एक और तरीका है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का, जिसमें प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, हो सकता है, वो है आपका ट्रेडिशनल फार्मिंग, ठीक है। सो ट्रेडिशनल फार्मिंग में बेसिकली होता क्या है? फार्मिंग मेथड ऑफ हायर ईल्ड, जिसमें हम हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स जो है हम यूज करते हैं। ईल्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। एक सिंगल सीजन है, एक सिंगल सीजन में ये क्रॉप जो है ग्रो करी जाती है। ईल्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप, जो ईल्ड है उसको हम एक क्रॉप की तरह जो है, क्रॉप की तरह हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। हायर ईल्ड मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम हायर सीड्स का यूज करते हैं। टिल द मिड 1960 तक, क्योंकि हम विलेज पालमपुर के बारे में बात कर रहे हैं, द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वन विद रिलेटिवली लो ईल्ड। तो 1960 तक जो है, जो यहाँ पर सीड्स वगैरह जो यूज होते थे, जैसे मैंने आपको बताया अभी प्रीवियसली कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज करते हैं अब, ट्रेडिशनल फार्मिंग उसे ही कहते हैं। सो पहले क्या था, 1960 तक जो है लो यील्ड वाली सीड्स यूज होती थी। लो यील्ड मतलब वो इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं होती थी। यील्ड यहाँ पर मीन्स आता है क्वालिटी, ओके। ईल्ड का मीन हो गया यहाँ पर क्वालिटी, यानी कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी की सीड्स नहीं होती थी, लो ईल्ड वैरायटी सीड्स होती थी, लो क्वालिटी की होती थी, तो उनसे कल्टीवेशन या उनसे प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा कोई खास नहीं हो पाता था, ठीक है। नॉट ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, लेकिन जो ट्रेडिशनल मतलब पुरानी जो सीड्स होती थी उनमें इरिगेशन की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी। ट्रेडिशनल जो पुराने टाइम से सीड्स जो यूज़ करते हुए आ रहे थे, तो उसमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ फार्मर यूज्ड काउडंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स। अभी क्या हो रहा था कि अब फार्मर्स जो थे इसमें काउडंग यूज करते थे, मैन्योर का जब यूज करना है तो काउडंग यूज करते थे, एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स, और अदर जो नेचुरल चीजें होती थी, जो नेचुरल मैन्योर होता था फार्मर के पास, वो यूज किया जाता था एज अ फर्टिलाइजर के काम के लिए, ठीक है, एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता था, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, तो एज अ फर्टिलाइजर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एज अ फर्टिलाइजर जो थे, फर्टिलाइजर यूज करते थे फार्मर, जो काउडंग होता था और दूसरे अलग जो नेचुरल मैन्योर होता था। सो ऑल दीज रीडली अवेलेबल विद द फार्मर हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। तो ये सारी चीजें जो होती थी, ये आपका ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम और लो यील्ड वाली जो सीड्स होती थी, ठीक है, जो नेचुरल मैन्योर जो यूज करते थे फार्मर, ठीक, ये सारी चीज ऑल देयर वर रीडली अवेलेबल विद द फार्मर हु डिड नॉट हैव टू बाय। ये सभी चीजें जो है ये फार्मर के पास जो है ऑलरेडी अवेलेबल होती थी, इसको जो है बाय करने की जरूरत नहीं होती थी फार्मर्स को। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड जो है उसको छोड़ के अब जो है इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड ऑफ हायर यील्ड। तो अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, इंक्रीज प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें जो है अपना मॉडर्न वाला जो फार्मिंग मेथड है वो यूज करना पड़ेगा। और मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या था है, वो है आपका हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज करना, ठीक है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड है आपका हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज करना। जैसे कि मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको लिख के, हाई यील्ड
वैरायटी, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स आती हैं, जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स होती हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी की होती हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत हाई होती है, और हाई क्वालिटी के वजह से, हाई क्वालिटी होने की वजह से वो क्या करेंगी, वो करेंगी आपका प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, हाई यील्ड वैरायटी सीड से प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर फार्मर्स को जो है वो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स ही जो है वो यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। तो नेक्स्ट हमारा है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। Now introduce cultivation of wheat and rice using high yielding variety of seeds. तो इंट्रोडक्शन हुआ, अब यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन होता है वीट और राइस का। अब वीट और राइस में बेसिकली हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो हैं वो यूज़ होने लगी, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है। वीट और राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई होने लगा क्योंकि वहाँ पे हमने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज़ करी, और ये तब हुआ जब इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, ओके। ये वो टाइम था जब इंदिरा गांधी जो थी प्राइम मिनिस्टर थी हमारी कंट्री की, ठीक है। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन उन्हीं के कह सकते हैं उन्हीं के नेतृत्व में ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। तो उन्होंने जो वीट और राइस का जो प्रोडक्शन जो करवाया वो उसमें उन्होंने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ फार्मर्स को बोला, मतलब बोला इन द सेंस कि डायरेक्टली जाके नहीं बोला, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है वो गांव-गांव विलेजेस तक पहुंचाया गया कि भाई इसका यूज़ करना चाहिए, ठीक है, बाय एड्स, बाय कैंपेनिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल पेंट, ओके। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स वो सीड्स होते हैं जो कि एक ही अमाउंट में, मतलब एक ही बार उसका, वो इस तरीके के सीड्स होते हैं कि एक ही बार ग्रो करने पर उसका जो रिजल्ट होता है वो इतना अच्छा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है प्रोड्यूस करता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। एक नॉर्मल सीड्स में जितना प्रोडक्शन होगा उससे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स देता है, ठीक है। तो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स नीड प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं और वो हैं आपके कि इसमें क्या है, इसमें बेसिकली प्लेंटी ऑफ वाटर यूज़ होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने पड़ते हैं, पेस्टिसाइड टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट। बेस्ट रिजल्ट अगर आपको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स में चाहिए तो प्लेंटी ऑफ वाटर बहुत चाहिए, पानी बहुत चाहिए, झमझमाझम वाला पानी, जैसे जो बारिश कई बार होती है तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है उस तरह का पानी। तो अगर फार्मर्स के पास आपके ट्यूबवेल्स हैं, ठीक है, ट्यूबवेल्स अच्छे हैं उनके पास, या वाटर की अच्छी फैसिलिटी है उनके पास, वाटर अच्छा अवेलेबल है उनके पास, तो प्लेंटी ऑफ वाटर उनको मिल जाएगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने पड़ते हैं, इसमें पेस्टिसाइड्स भी यूज़ करने पड़ते हैं ताकि आपको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है वो बेस्ट रिजल्ट दे, ओके। नेक्स्ट आता है आपका फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। तो पंजाब के, हरियाणा के और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स थे वो पहले फार्मर्स थे जिन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को, यानी कि HYV वाले सीड्स को पहले यूज़ करना शुरू किया था, ठीक है। तो ये पहले आपके वो थे फार्मर्स थे जिन्होंने पहले फर्स्ट टाइम पर जो है आपका ये वाले सीड्स जो है यूज़ करना शुरू किया, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट आता है हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के फार्मर्स के बीच में लैंड जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ना पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर डू नॉट हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। जो लोग एग्रीकल्चर में एंगेज्ड थे, यानी कि जो लोग एग्रीकल्चर करते थे, डू नॉट हैव सफिशिएंट लैंड, स्टिल उनके पास जो है सफिशिएंट लैंड नहीं था कल्टीवेशन के लिए, जिससे कि वो कल्टीवेशन अच्छा कर सके, ठीक है। उनके पास इतना लैंड नहीं था कि बहुत ज़्यादा वो जो है प्रोड्यूस कर सके, सॉरी, ठीक है। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस, दैट इज 150 फैमिलीज, मोस्ट ऑफ देम दलित। अभी क्या था, अभी एक और इनके साथ ये एक और प्रॉब्लम थी कि पालमपुर में अबाउट 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। 1/3 में तो 1/3 मतलब टोटल पॉपुलेशन जो थी, टोटल पॉपुलेशन में से 440 फैमिलीज थी वो लैंडलेस थी, यानी कि उनके पास लैंड ही नहीं था कि वो खेती किस पे करती, ठीक है। नो लैंड, कोई लैंड नहीं था उनके पास। दैट इज 150 फैमिलीज, मोस्ट ऑफ देम दलित। 150 फैमिलीज जो थी जिसमें ज्यादातर जो थे वो दलित से बिलोंग करते थे, यानी कि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे उस पालमपुर प्लेसेस में। 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज। आप 250 फैमिली, लगभग 240 फैमिली या 250 फैमिलीज जो थी जिनके पास लैंड था लेकिन वो बहुत स्मॉल प्लॉट था जिसपे वो अपना कल्टीवेट करते थे अपने खुद के कंजप्शन के लिए, ठीक है। और वो भी लैंड उनके पास कैसा था कि 2 हेक्टेयर से भी कम साइज का, 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड था
जिसमें वो अपनी फैमिली भर के लिए जो है प्रोडक्शन करके अपनी फैमिली का पेट पालते थे, ठीक है। नाउ 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। सिर्फ 60 फैमिलीज ऐसी थी जो कि मीडियम फार्मर्स थे और लार्ज फार्मर्स थे, जो कि कल्टीवेट करते थे, 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड उनके पास था और उसको वो कल्टीवेट करते थे, ठीक है। सो ये था आपका हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के फार्मर्स के बीच में लैंड जो था वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है। यहाँ पे दिखाया हुआ है कुछ फार्मिंग एक्टिविटीज यहाँ पर दिखाई हुई हैं कि किस तरीके से वो लोग फार्मिंग वगैरह किया करते थे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब लेबर इन जो बड़े फार्मर्स हैं उनको कौन प्रोवाइड करेगा। द फार्मिंग रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। फार्मिंग जो है उसमें काफ़ी आपका हार्ड वर्क होता है, हार्ड वर्क लगता है फार्मिंग में, सोइंग करना और प्लगिंग करना, फिर हार्वेस्टिंग करना, सारी कलेक्ट करना, जो क्रॉप्स होती है उन क्रॉप्स को सबको कलेक्ट करना, ठीक है। और जैसे अगर चावल है, राइस है, बेसिकली अगर राइस है, तो राइस में वो धान के अंदर होता है, उसको उससे अलग करना, तो बहुत सारा काम रहता है। तो फार्मर जो है या फार्मिंग करना जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं जिनका छोटा प्लॉट है, स्मॉल प्लॉट है, वो लोग क्या करते हैं अपनी फैमिलीज के साथ जो है मिल जाते हैं, मतलब बच्चे और हस्बैंड वाइफ सभी जो है अपनी फील्ड में लग जाते हैं, तो उनका काम थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब उनको वैसे भी वो जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो लेबर हायर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उनकी पूरी फैमिली काम में लग जाती है, तो सभी को काम थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। Thus they provide the labor required for farming themselves। इसलिए वो, जैसे मैंने कहा ना, वो खुद ही लेबर का काम कर लेते हैं। Thus they provide the labor required for farming themselves। वो खुद ही अपने आप को लेबर प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि वो खुद ही लेबर का काम कर लेते हैं। Now medium and the large farmer hire farms labor to work on their field। लेकिन जो मीडियम फार्मर्स होते हैं जिनकी 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड होती है, और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं, जो बड़े बड़े भैया जमींदार हैं, वो जमींदारी कहा जाता है उन लोगों को, जो बहुत बड़े बड़े जिनके फार्म होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े लैंड पे जिनकी फार्मिंग होती है, वो क्या करते हैं, वो लेबर्स को हायर करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि हार्वेस्टिंग एक बंदे का काम नहीं होता है। क्रॉप सोइंग करना, प्लगिंग करना, हार्वेस्टिंग करना और थ्रेश होल्ड से, दान से राइस को अलग करना, इन सारी चीज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा लेबर लगेगा, काम उतनी ही जल्दी जल्दी फटाफट होगा। तो ये लोग जो है अपनी फील्ड में काम करने के लिए जो है आपके लेबर्स को जो है ये लोग हायर कर लेते हैं और उनसे काम ये लोग ज़्यादातर करवाते हैं, ठीक है। फार्म लेबर्स। अब फार्म लेबर्स क्या होते हैं? नाउ द फार्म लेबरर्स, फार्म में जो काम करते हैं वो लेबरर्स, यानी कि जो बड़े बड़े जो लार्ज फार्मर्स होते हैं जो हायर करते हैं लेबरर्स को और फार्म में काम करवाते हैं, दे आर टू बी कॉल्ड एज फार्म लेबरर्स, ठीक है। नाउ ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। चाहे लैंडलेस फैमिली हो, यानी कि जिनके जो फैमिलीज गाँव में रहती है लेकिन उनके पास कोई लैंड नहीं है, या वो फैमिलीज जिनके पास स्मॉल प्लॉट है, वो अपनी छोटे से लैंड में काम करती है, डू नॉट हैव राइट ओवर द क्रॉप ग्रोन ऑन द लैंड। तो उनका क्रॉप के ऊपर कोई राइट नहीं रहता, यानी कि जो लैंडलेस फैमिलीज हैं ऑब्वियसली वो दूसरे के फार्म में जाके काम करेंगी, तो दूसरे के फार्म में काम कर रही हैं, तो उनका अपनी मतलब उनकी क्रॉप है, दूसरे की क्रॉप है, उस क्रॉप पे उनका कोई अधिकार नहीं होता है, कोई राइट नहीं होता है। जो स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड है वाली जो फैमिलीज है, जो उनके खुद के प्लॉट है, तो वो तो अपना उनका उन पे अधिकार है। लेकिन ये जो स्मॉल प्लॉट्स वाले जो फार्मर्स होते हैं जिनका स्मॉल प्लॉट है, ये वाले जो फार्मर्स होते हैं, ये फार्मर क्या करते हैं, अपने लैंड पे तो काम करते ही हैं, साथ में ये फार्मर जो हैं दूसरे के लैंड पर भी काम करते हैं, ताकि हमें वहाँ से भी कुछ थोड़ा बहुत जो है वो हमें मिल जाए। अपना जो फार्म ये कल्टीवेट करते हैं, जो इनका खुद का फार्म होता है जिसको ये कल्टीवेट करते हैं, तो वो फार्म में जितनी भी क्रॉप होता है, प्रोडक्शन होता है, वो उनकी अपनी फैमिली के लिए होता है। लेकिन ये लोग दूसरे के लैंड में भी जाके वर्क करते हैं। नाउ दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स फॉर हुम दे वर्क। इनको पे किया जाता है, जिसके फार्म में ये काम कर रहे हैं, वो फार्मर जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं, जमींदार होते हैं, वो इनको पे करते हैं, ठीक है, पैसा देते हैं। पे जो है, जो पेड करते हैं, वो दोनों कैश इन काइंड दोनों में होता है, या तो कैश दे दिया जाता है यानी कि पैसे दे दिए जाते हैं, या फिर काइंड यानी कि उनको क्रॉप दे दी जाती है उसके बदले में जो वो काम कर रहे हैं। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन जो है, जो पेड दिया जाता है, जो पैसा दिया जाता है, उनके काम का जो पैसा दिया जा रहा है, तो रीजन टू रीजन वो अलग अलग है। कोई लाइक मान लीजिए अगर कोई क्रॉप आपकी फार्म क्रॉप के लिए आपकी फार्म में काम कर रहा है, आपकी ज़मीन पे काम कर रहा है, तो एक महीने का किसी रीजन में अगर 100 रुपये दे रहे हैं, तो दूसरे रीजन में 200 दे रहे हैं, किसी में 500 दे रहे हैं, 400 दे रहे हैं, 450 दे रहे हैं, रीजन टू रीजन वेरी करता है वो, ठीक है। फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप एंड फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, ठीक है। क्रॉप टू क्रॉप भी डिफर करता है, कैसी क्रॉप है, किस तरीके की क्रॉप है,
वीट है, राइस है, वेजिटेबल्स हैं या क्या है, ठीक है। तो क्रॉप टू क्रॉप भी डिफर करता है, उनकी पेमेंट डिफर करती है। और फार्म टू, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, फार्म में क्या क्या एक्टिविटी इसके अलावा और आप कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग जो है पेमेंट जो है वो दिया जाता है, ठीक है। टू द नेक्स्ट, कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, फार्मिंग में कितना पैसा लगता है, फार्मिंग अगर कोई कर रहा है तो फार्मिंग में कितना पैसा कितना लग रहा है, ठीक है। तो वो देखेंगे यहाँ पे ना, कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, द मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। बहुत सारे फार्मर्स ऐसे होते हैं जिनको पैसा, मनी जो है वो बोरो करना पड़ता है दूसरे फार्मर से, जो बड़े फार्मर्स होते हैं, बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उनसे जो है पैसा अरेंज करना पड़ता है, ये कह लो आप। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई। तो जो लोग इनको पैसा देते हैं, जो बड़े बड़े बिग फार्मर्स होते हैं, या फार्मर्स नहीं तो ज़मींदार, या कोई गांव में कोई बहुत बड़ा पैसे वाला कोई बंदा अगर रह रहा है, ठीक है, तो वो अगर इनको पैसा देता है, जैसे पुराने जो ज़मींदार होते हैं, ज़मींदार वो ज़्यादातर राजा या किंग की फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन वहाँ रहती है, ठीक है। गाँव में बहुत से ऐसे हैं जो राजा वाजा फैमिली के बिलोंग करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इन स्मॉल फार्मर्स को पैसा ब्याज पे देते हैं, ठीक है। तो लेकिन उस पर जो लोन पे जो इंटरेस्ट लेते हैं, वो इंटरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है। दे वर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। सो दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। अब भाई लोन ये लोग दे देते हैं, जो बड़े बड़े बिग ज़मींदार्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, कुछ बड़े बड़े लोग भी गांव में रहा करते हैं, ठीक है, और शहर में बिजनेस होता है उनका, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इनको पैसा दे देते हैं। अब उनके ऊपर एक प्रेशर बन जाता है, फार्मर के ऊपर, रीपे करना है, लोन वापस करना है, एक टेंशन हो जाती है, वो डिस्ट्रेस में जाते रहते हैं, ठीक है। उनके दिमाग में ये रहता है कि भाई अब डेप्थ हो गया उनके ऊपर, तो उन्हें रीपे लोन करना ही है। In contrast to the small farmers, the medium and large farmers have their own saving from farming. तो इन कॉन्ट्रास्ट में अगर हम स्मॉल फार्मर के कॉन्ट्रास्ट में मीडियम और लार्ज फार्मर की अगर हम बात करें, तो मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो हैं उनके पास अपनी खुद की सेविंग होती है, खुद का पैसा होता है, जो वो अपनी फार्मिंग में, अपने खेत में, ठीक है, सीड्स के लिए और हर चीज़ के लिए, जो भी मशीन या टूल्स चाहिए उसके लिए वो लगा सकते हैं, ठीक है। सो इन कंपैरिजन यहाँ पर किया हुआ है कि स्मॉल फार्मर, मीडियम और लार्ज फार्मर, दो इन मीडियम और लार्ज में और स्मॉल फार्मर में जो है फ़र्क हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। Now they are thus able to arrange for the capital needed. They are thus able to arrange for the capital needed. तो यहाँ पर वो लोग जो है, यहाँ पर they are thus able to arrange for capital needed. तो उनको अगर पैसों की ज़रूरत अगर पड़ती है कभी, तो वो इतने मतलब कैपेबल हो जाते हैं, इतने एबल रहते हैं मीडियम और लार्ज फार्मर की, वो अपने लिए पैसे का अरेंजमेंट जो है वो कर लेते हैं, जैसे तैसे भी वो अपने पैसे का अरेंजमेंट कर लेते हैं आराम से, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, सेल्स ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। अभी जो सरप्लस प्रोडक्ट्स हैं, फार्म प्रोडक्ट्स हैं, उसको किस तरीके से सेल किया जाता है, ठीक है, उसको कैसे बेचते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फार्मर रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट। सरप्लस यानी जो बचा हुआ, जो जितना भी क्रॉप है, ठीक है, जो बचा हुआ क्रॉप है, वो हो गया आपका सरप्लस जो चीज़ें हैं, उसी को हम बोल रहे हैं। तो फार्मर क्या करता है, जो उसकी फैमिली के लिए एक साल के लिए जितनी ज़रूरत है उतना वीट या राइस या अदर चीज़ें, वीट और राइस ही रखा जा सकता है, बेसिकली फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो नहीं होते हैं, ठीक है। फार्मिंग है तो वीट और राइस ही ज़्यादा ग्रो होता है, तो वीट और राइस जो है वो अपनी फैमिली के एक साल के कंजप्शन के लिए जो है वो रख लेता है, ठीक है, एक साल के अपने कंजप्शन के लिए रख लेता है। बाकी क्या करता है, वो अपना जो सरप्लस बचता है वो जाके मार्केट में उसको बेच देता है, तो उससे उसको पैसा भी आ जाता है, ठीक है, उससे उसको मनी भी आ जाता है, और उसकी फैमिली के लिए खाने पीने के लिए एक साल का आपका वीट भी, खाना भी जमा हो गया, पैसे भी उसे मिल गए, और उस पैसे से वो अपनी बाकी चीज़ें जो है वो अरेंज कर सकता है, बाकी अपना खर्चा पानी जो है वो चला लेगा। द ट्रेडर एट द मार्केट बाय द वीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर इन द टाउन्स एंड सिटीज़। और ट्रेडर्स क्या करते हैं, जो फार्मर से जो वीट खरीदते हैं वो क्या करते हैं, वो होते हैं आपके ट्रेडर्स, वो बेसिकली ट्रेडर्स होते हैं। वो ट्रेडर्स जो है मार्केट से वीट जो है बाय करते हैं, खरीदते हैं, एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर, बाद में जाके वो आगे शॉपकीपर को जाके जो है बेचते हैं इन टाउन्स एंड सिटीज़। जो टाउन्स और सिटीज़ में जो आपके शॉपकीपर्स बैठे रहते हैं, जैसे हम सिटी में रह रहे हैं तो सिटी में यहाँ पे जो भी हमारे शॉपकीपर्स होते हैं जिनके पास राशन पानी रहता है, तो राशन पानी वाली जो शॉप है वहाँ शॉपकीपर्स को जाके जो है ट्रेडर्स जो है जाके उनको ये वीट या राइस जो है या जाकर उनको सेल करते हैं, ठीक है। मोस्टली मनी इज सेव्ड इन द बैंक अकाउंट और गिवन एज क्रेडिट टू स्मॉल फार्मर्स।
ज़्यादातर क्या होता है, जो बैंक में बैंक अकाउंट होता है और उसका जो उसमें जो स्मॉल फार्मर ने जो अपना थोड़ा बहुत मनी जो है जो सेव कर रखा हुआ होता है, तो वो वहाँ से उसको क्रेडिट करवा लेते हैं, ठीक है, और उसको यूज़ करते हैं जब कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो पैसा होता है स्मॉल फार्मर्स का भी, जो भी वो थोड़ा बहुत कमाते हैं, जो भी थोड़ा बहुत करते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादातर मनी बैंक अकाउंट में सेव रहता है और जब ज़रूरत पड़ती है और गिवन एज जब ज़रूरत पड़ती है तब वो स्मॉल फार्मर्स को, बैंक वाले स्मॉल फार्मर्स को क्रेडिटेड दे देते हैं, बैंक से पैसा दे देते हैं। अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड, जो अर्निंग का जो पार्ट है जो सेव किया जाता है, एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट, तो नेक्स्ट सीजन में जो भी उन्हें चीज़ें खरीदनी हैं, बीज खरीदने हैं, सीड्स खरीदनी है, टूल्स मशीन या जो भी चीज़ें खरीदनी होती हैं, उसके लिए वो उस पैसे को सेव करके नेक्स्ट सीजन के लिए रख देते हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट। नाउ अब हम देखेंगे कि हाई यील्ड्स जो सीड्स हैं वो, जैसे मैंने आपको बताया क्या होते हैं हाई यील्ड सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, हैवी यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाफ यील्डिंग वैरायटी सीड्स और नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा है, आंसर क्या है इसका, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख के बताएंगे। आपको बहुत अच्छे से मैंने लिख कर बताया है कि HYV सीड्स जो है स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है। आते हैं हम अपनी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। अब पालमपुर में जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है वो कौन कौन सी है, मतलब अभी तक तो हमने पढ़ा फार्मिंग एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर हो गया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ करी जा रही हैं, राइस हो गया, वीट हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग हो गई, ये सारी, ठीक है। अभी देखना है कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है पालमपुर में। So only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. सिर्फ 25% लोग ही ऐसे हैं जो आपके पालमपुर में जो है वो आपके एग्रीकल्चर के अलावा कोई और एक्टिविटी जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो भी जो परसेंटेज है वो आपकी है सिर्फ 25%। और वो लोग क्या क्या वर्क कर रहे हैं, डेयरी है, ये आ गया, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, लाइक बैंगल्स बनाने की होती है, छोटे जो आपने देखा होगा जो जूट की चीज़ें बनती हैं उनकी छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ है, टोकरियाँ बनाने की जो घर में ही छोटी फैक्ट्री, स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज जिसे कहते हैं, तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर यहाँ पे लिखा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी कहा जाता है। स्मॉल शॉप्स हैं, जैसे शॉपकीपर्स की जो छोटी छोटी शॉप्स होती है, ठीक है, उन छोटी शॉप्स में अलग अलग तरीके का सामान रखा रहता है, परचूनी वगैरह का सामान रखा रहता है, ब्रेड हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत राशन पानी का सामान, जैसे मैंने आपको बताया जो छोटी शॉप्स होती हैं डेली यूज़ की चीज़ें जो हैं, डेली यूज़ की चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, होती हैं जहाँ पर अलग अलग तरीके का, जैसे ब्रेड हो गया, अंडा ब्रेड, दूध दही, बटर, ये सारी चीज़ें जहाँ रखी रहती है ना, वो शॉप्स जो है खोली हुई है वहाँ पर पालमपुर में, कुछ जगहों पर ही वो शॉप्स खोली है। दूसरा आपका ट्रांसपोर्टेशन का, कुछ जगहों पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वहाँ जो भी थोड़ा बहुत सामान जाता है तो लोग उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी लोग जो है एंगेज हैं। तो जो लोग मतलब शॉप, ये जो शॉप्स है, इन शॉप तक सामान शहर से गांव लेकर आना, फिर वापस जाना, फिर और सामान लेकर आना, तो कुछ लोग जो है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी एंगेज्ड हैं। तो बेसिकली फार्मिंग के अलावा ये कुछ छोटे मोटे जो काम हैं जिसमें लोग वहाँ के एंगेज्ड है, यानी कि छोटा मोटा काम जो है वहाँ के लोग करते हैं, ठीक है, फार्मिंग के अलावा जो लोग काम करते हैं। नेक्स्ट आता है जो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो इनका वर्क है, जो जैसे हमने पहला देखा डेयरी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, तो पहले हम डेयरी देखेंगे। कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर, ज़्यादातर वहाँ के जो 25% लोग हैं उन 25% लोगों में से ज़्यादातर लोग डेयरी का काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि गाँव है, विलेजेस हैं, डेयरी तो विलेजेस में होती ही होती हैं। और आपको अगर एक विलेज है, मान लीजिए वहाँ पे 250-300 लोग अगर रहते हैं, तो वहाँ पे 250-300 लोगों में आपको 50 लोगों के घरों में डेयरी तो मिल ही जाएगी, 50-60-70 लोगों के घरों में डेयरी मिलेगी। पीपल फीड देयर बिफेलो ऑन अ वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अच्छा, लोग जो है वहाँ पर किस तरीके से अपने जो गाय भैंस है उनको किस तरीके से फीड कराते हैं, तो फीड वो लोग कराते हैं, उनको वो लोग देते हैं बेसिकली ज्वार और बाजरा खाने को, ठीक है, और डिफरेंट तरीके की जो ग्रास होती है वो देते हैं उन्हें खाने के लिए, ठीक है, दैट ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वो जो बेसिकली ज्वार बाजरा और रेनी सीजन के आसपास जो है ग्रो होता है, तो वो उनके लिए पहले से रख लिया जाता है। दिस मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज। तो ये जो आपका दूध की डेयरी जो दूध निकलता है, जितना भी मिल्क निकलता है, तो वहाँ पे रायगंज एक गाँव है, जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, द नियर बाई लार्ज विलेज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज़।
तो मिल्क पालमपुर से जो है, पालमपुर से जाता है आपका रायगंज में, वो मिल्क पूरा बेचा जाता है, पूरा दूध बेचा जाता है, गांव के लोग भी लेते हैं। वहां से फिर वो जाता है लार्ज विलेज, वो सॉरी लार्ज टाउन्स और आपके दूर दूर की सिटीज़ में वो दूध जो है जाके सोल्ड किया जाता है, ठीक है, बेचा जाता है, तो जिससे इनकी इनकम भी अच्छी होती है, गांव के लोग भी वहाँ पर दूध वगैरह जो है इनसे ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो है इन विलेजेस का वर्क जो है वो इस तरीके से चलता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे डेयरी की पिक्चर हमने डाली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की तरफ। कौन कौन सी होती हैं आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़? लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। 50 लोगों से भी कम लोग हैं जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ मैन्युफैक्चरिंग मतलब छोटी छोटी चीज़ें बनाने में इन्वॉल्व है पालमपुर विलेज में। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड। तो पालमपुर में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है वो लोग बहुत ही सिंपल प्रोडक्शन मेथड यूज़ करते हैं एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल, और छोटे पैमाने पे होता है, स्मॉल स्केल पर होता है, छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, चटाई हो गई, बैंगल्स हो गए बनाते हैं, और जूट के सामान बनाते हैं, और टोकरियाँ, आपने बेत की टोकरियाँ वगैरह देखी होंगी, ये सारे सामान वहाँ पर बनाए जाते हैं। बेसिकली ज़्यादातर विलेजेस में यही सामान बनाए जाते हैं। कैरिड आउट मोस्टली एट होम, ज़्यादातर ये काम घरों से किया जाता है। जो औरतें हैं वो ज़्यादातर घरों से ये काम करती हैं, और इन द फील्ड, कई बार फील्ड में भी करती हैं, विद द हेल्प ऑफ अ फैमिली लेबर। फैमिली लेबर यानी कि उनके फैमिली के ही लोग जो है इस काम में सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं। रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड, तो ये लोग जो है बहुत ही कम जो है वो लेबर लोग जो है वो बहुत कम ही लेबर को हायर करते हैं, क्योंकि इनकी पूरी फैमिली जो है वो लेबर की एक्टिविटी में लगी रहती है, पूरी फैमिली लेबर का वर्क करती है, ठीक है। तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है इस तरीके की एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो इनको लेबर ज़्यादा हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, यानी कि पालमपुर के जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं वो क्या क्या वर्क करते हैं। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड, ट्रेड में इन्वॉल्व है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मैनी इन पालमपुर, मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स वगैरह रहता है इनका, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो हैं पालमपुर में शॉप्स वगैरह इन्होंने नहीं रखी हुई हैं। द ट्रेडर्स ऑफ द पालमपुर आर शॉपकीपर्स। अच्छा, जो विलेज के जो ट्रेडर्स होते हैं वो कौन होते हैं? वो शॉपकीपर ही विलेज के ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। ट्रेडर्स ऑफ द पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम द होलसेल मार्केट। अब ये जो ट्रेडर्स हैं ये सिटीज़ में जाते हैं, बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, वहाँ पे जाते हैं, होलसेल मार्केट से सारा का सारा सामान इकट्ठा, ब्रेड बटर एग्स, जो ये सारी डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं, बच्चों के चिप्स पैकेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो लेकर आते हैं होलसेल मार्केट से, सिटीज़ से, और विलेज में आके उसको सोल्ड करते हैं, बेचते हैं। तो यही ट्रेडर्स का भी काम कर रहे हैं, यही आपका शॉपकीपर्स का भी काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रेडर का काम वहाँ पे कोई ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं, शॉपकीपर्स ही जाकर सिटीज़ से सामान लेकर आते हैं। अ फ्यू ऑफ फैमिलीज सेल ईटेबल्स, कुछ फैमिलीज को ही ये ईटेबल प्रोडक्ट्स जो है वो दिए जाते हैं। कुछ फैमिली ही जो है इन जो खाने वाली जो पदार्थ होते हैं, खाने की जो चीज़ें होती हैं उनको सेल करती है। मतलब गाँव में ही कुछ फैमिलीज ही हैं जो ईटेबल प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, ट्रांसपोर्ट अफेयर्स डेवलपिंग सेक्टर। अभी ट्रांसपोर्ट में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, क्या क्या वर्क होता है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, ठीक है। तो देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ व्हीकल्स हैं रोड पे चल रहे हैं वहां पर, जो कि पालमपुर को रायगंज गांव से, रायगंज बहुत बड़ा गांव है, उससे कनेक्ट करते हैं। यानी कि मोटर बाइक्स भी हैं आपकी वहां पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मोटर बाइक्स भी हैं, ट्रक्स भी हैं, आपके ट्रैक्टर्स भी आपको मिल जाएंगे, और कहीं कहीं पे आपको कार्स वगैरह भी देखने को मिल जाएगी, जो बिग वहाँ पर जो फार्मर्स हैं वहाँ वो भी मिल जाएंगे ना। रिक्शा वालास भी है, टोंगा वालास भी है, जीप भी है, मोटर बाइक भी है, क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए जो ट्रैक्टर ट्रक तो वहाँ रहते ही है, ठीक है। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। तो ये अपनी फेरी वगैरह जो टांगा वाला और ऑटो वाला, वो सॉरी रिक्शा वाला जो होता है, लोगों को भी लेकर जाते हैं, गुड्स भी लेकर जाते हैं पालमपुर से रायगंज। रायगंज बड़ा गाँव है, बहुत बड़ा गाँव है, वहाँ पर कोई ज़रूरत का सामान अगर उनको लेना होता है वहाँ लेकर जाते हैं, फिर वहाँ से वापस छोड़ते हैं, और उसका जो है लोग पैसा भी लेते हैं, तो उससे उनको इनकम भी होती है, वो उनको पैसे भी उससे मिलते हैं। नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। तो बहुत सारे पीपल जो है धीरे 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 इस ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, और ट्रांसपोर्टेशन जो है पहले से अब बहुत ज़्यादा ग्रोन हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लोग धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हो, ये ऑटो वाला है, ये टांगा वाला है, रिक्शा वाला है, जो भी है, घोड़ा गाड़ी, टांगा गाड़ी जो ऐसे कहते हैं। तो ये लोग जो है इस तरीके के सेक्टर में भी, अब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी लोग पैसा धीरे धीरे कमा रहे हैं, और इसमें धीरे धीरे वो इन्वॉल्व भी
हो जाते हैं, ठीक है, और इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उनसे ये धीरे धीरे विलेजेस में ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आ जाता है द एक्टिविटीज सच एज स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपर आर रेफर टू एज। ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगा, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आएगा, नॉन ट्रेडिशनल एक्टिविटीज में आएगा, या फिर आपका नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज में आएगा। होमवर्क क्वेश्चंस आ गए हैं। सो हियर योर चैप्टर इज होल ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा एंड आपको चैप्टर समझ में भी आया होगा। सो अगर थोड़ी सी भी आपको वीडियो अच्छी लगी, चैप्टर आपको अच्छा लगा, चैप्टर आपको समझ आया, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द चैप्टर, लाइक द चैनल एंड ऑल्सो जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह है वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। आई ट्राई टू रिप्लाई पर्सनली फॉर ईच एंड एवरी क्वेरी के लिए मैं पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। एंड हियर इज व्हाट, और होमवर्क क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। होमवर्क क्वेश्चन हमने आपके लिए यहाँ पर रखे हैं। हु इज अ पर्सन हु पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड कैपिटल। कौन सा पर्सन है जो लैंड, लेबर और कैपिटल को साथ में रख के चलता है, ठीक है। वही सारी चीज़ें जब उसके पास होंगी तभी वो अपना कोई आगे काम जो है वो कर पाएगा, ठीक है। सो ये भी आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ आर फार्म लेबरर्स पेड फॉर देयर वर्क। तो फार्म के जो लेबर हैं उनके लिए किस तरीके से पे किया जाता है। इन कैश दिया जाता है, इन काइंड दिया जाता है, नॉट पेड, या ए एंड बी बोथ, ठीक है। तो आई होप आपको आंसर ये बहुत अच्छे से पता होगा। लास्ट क्वेश्चन था आपका जो हमने आपको बताया। इस क्वेश्चन के बाद आपका सारे ये होमवर्क क्वेश्चंस, रिवीजन क्वेश्चंस जो बीच बीच में मैंने इसमें डाले हुए हैं वो क्वेश्चंस जो है टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा एंड इट्स होपफुली कि बोर्ड एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, सो ये आपका हियर इज योर होल ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। So I hope you understand the chapter, and again I am saying if you like the video, so please subscribe the channel, don't forget to share it with your friends. We will meet in our next video or in our next session, in our next chapter, geography, civics और किसी भी chapter को हम अब इसके बाद हम next study करेंगे। So till then take care of yourself, do study, work hard and work smartly also. So till then bye.